देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। मेरे साथ मेरे संपादक भी मौजूद हैं। हम बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की, क्या आखिर उनके पीछे क्या है। अजीत मंडोला, क्या लग रहा है इस बार जो स्थिति है संसद को लेकर? सुनने में आ रहा है कि कल भी देश के प्रधानमंत्री लंबी चौड़ी बैठक करते रहे। मुझे लगता है कि इस बार का जो मानसून सेशन आ रहा है उसमें कुछ बड़े संकेत नजर आ रहे हैं। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट मानसून सत्र होने जा रहा है मन्नू जी इस बार का। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस मानसून सत्र में बहुत चीज़ें, एक नया इतिहास बनता हुआ दिखेगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे अगर मानव परिसीमन बिल सरकार पारित करा लेती है तो एक ऐसी बड़ी घटना होगी या ऐसी बड़ी उपलब्धि होगी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की। क्योंकि आप देखिए कि जो सरकार, एक गठबंधन की सरकार चल रही है जिसके पास एक ऐसा बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, और वो अपना बहुमत तो करेगी नहीं, 2/3 दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की व्यवस्था कर लेगी, ऐसा लगता है जो अभी तक राजनीतिक दलों का हिसाब किताब मेरे को दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात इसमें जो होगा कि भाई ये जो इंडिया गठबंधन बना था 2022-23 में कि ये बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए, उसका क्या असर होता है, इस पर बड़ी एक नज़र रहेगी कि क्योंकि जो 18वीं लोकसभा के गठन के टाइम से 2024 में जब ये चुनाव हुए और 18वीं लोकसभा का गठन हुआ तो तब से कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार को अस्थिर किया जा रहा था, लगातार हमले किए जा रहे थे, एक मतलब ऐसा कोई सेशन नहीं हुआ जो एक जिसे कहें कि सुचारू रूप से चला हो। कोई ना कोई अड़ंगा डालते रही। कांग्रेस ने उसकी अगुवाई करी और एक कोशिश करी कि जो ये गठबंधन की सरकार है इसको किसी तरीके से कार्यकाल पूरा ना करने दिया जाए। एक देश एक चुनाव आपको कितना गंभीर लगता है? क्या वाकई इस मानसून सेशन में एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ क्लियर करो? एक देश एक चुनाव इस सेशन में नहीं आ रहा, नंबर 1। ठीक है। अभी उस पर जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, उसको 10 अगस्त तक का टाइम दिया गया है कि आप रिपोर्ट दीजिए अपनी। उस रिपोर्ट पे पहले चर्चा होगी। तो अभी एक देश एक चुनाव अभी इस सेशन में नहीं है। इस सेशन में जो मेन है परिसीमन बिल है। लेकिन आज कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग हो गई सोनिया गांधी के घर पे भी। सोनिया गांधी ने उसकी अध्यक्षता करी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाते हैं उन नेता शामिल है। कांग्रेस ने अपना एक रुख तो क्लियर कर दिया कि वो अपने उसमें कोई बदलाव नहीं लाने जा रही। वो विरोध करेंगे, वो हर हाल में पार्लियामेंट में गतिरोध पैदा करेंगे। मतलब उनका ये कहना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ही आप उतनी ही सीटों पर चुनाव कर लो। वो तो नए लिमिटेशन, जो नया डिलिमिटेशन परिसीमन बिल का वो 100% खिलाफत करेंगे। नंबर 1 करेंगे। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, हमने एनसीपी की, जो शरद पवार एनसीपी है, उनके स्वर देखे। मुझे ऐसा लग रहा है वो 50% की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तैयार हो चुके हैं और सुप्रिया सुले ने एक संकेत दे दिया कि वो सरकार के साथ जा सकती हैं। हो सकता है उसके साथ साथ तो डीएमके कुछ ऐसी रणनीति बना ले। तो अब जो इंडिया गठबंधन है उसके कुछ साथी जाने को तैयार है। इंडिया गठबंधन की लाइन अलग है, तो इसका मतलब तो इंडिया गठबंधन, देखिए मनोज जी, खेला हो चुका है। हाँ, है ना, खेला हो चुका है। और जिस तरह से सुप्रिया सुले का बयान 50% की जो बात कर रही थी हूँ, तो आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करे कि आप 1 घंटा समय दीजिए, मैं 50% का करता हूँ। हाँ। तो ये अंततः अंदर खाने सब चीज़ें हो चुकी है। और आपको सबसे अभी की ब्रेकिंग, मैंने आज की ब्रेकिंग खबर है, आपको जेएमएम टूटती हुई दिखाई देगी। अच्छा, हाँ, ये जो संख्या, कितने सांसद है जेएमएम के? जेएमएम का 6 या 7 हैं उनके सांसद हैं। तो आपको ये जो नंबर गेम है, 6 नंबर कम आ रहा था जो अभी, और डीएमके भी जो अंदर खाने जो है तय हो चुका है। डीएमके जो है उसका वॉकआउट कर जाएगी। तो एक तरह से जो है सरकार के मन विरोध माने सामने नहीं आएगी, लेकिन एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को समर्थन। तो ये बिल जो है गो थ्रू होता हुआ हमें दिख रहा है और सरकार के लिए ये बड़ी रणनीति। आपने देखा कि कल 2 बड़ी बैठकें बीजेपी में हुई और वो बड़ी बैठक बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की अगुवाई में प्रधानमंत्री के घर पर बैठक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक। तो उससे पहले आपने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है एकनाथ शिंदे से मिलते हैं। उसके बाद कई नेताओं से अलग अलग उनकी मुलाकात। तो पूरी जो
संसदीय कार्य मंत्रालय में- कसावट है। हाँ, कसावट है, पूरी कसी जा चुकी मतलब है। मानसून सेशन के आगे भले ही कितनी भी बारिश हो जाए, विपक्ष की रणनीति की बारिश हो जाए, विपक्ष के बयानों की बारिश हो जाए, जो सत्ता पक्ष की रणनीति है उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। और फ्लोर मैनेजमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन जब होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्लोर मैनेजमेंट। सत्ता पक्ष का जो फ्लोर मैनेजमेंट है वो कम से कम मजबूत दिखाई दे, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो कि थोड़ा बहुत भी रिस्क हो। क्या ऐसा नहीं हो कि आपने प्लान कर लिया, इतने नंबर प्लान कर लिए और वहां पर थोड़ा कुछ भी हो गया तो आपका ये हो गया। तो मुझे लगता है उसे लेकर पूरी कसावट होगी, मानसून सेशन के साथ ही वो बिल आ जाएगा। मैं आपको मैं ले जाना चाह रहा हूँ को बजट सत्र का जो ये इन्होंने जो एक्सटेंड किया था 2 दिन के लिए, उसमें जब ये बिल लाए गए थे 131वां संशोधन बिल है ये, जिसमें कि ये परिसीमन सरकार चाहती है कि हम 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन करें और सीटों को बढ़ा दें। अब इसमें अगर आपको याद हो कि अमित शाह ने जो अपना भाषण दिया था बजट सत्र के दौरान, उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कि हर राज्य में मौजूदा सीट में 50% बढ़ेंगी। वो ड्राफ्ट में नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर वो बिल उस समय पारित होने की स्थिति आती 131वां संशोधन, तो उसमें ये सब चीज़ें जोड़ी जाती। अब कल जो सुप्रिया सुले ने कहा है वो उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो अपनी पार्टी टूटने से बचा दी, सरकार को एक इंडिकेशन दे दिया कि भाई हम आपके अगर आप तो 50% गवर्नमेंट कह रही है पहले दिन से कि हम 50% सीटें बढ़ाएंगे हर राज्य में। माना उत्तर प्रदेश में 80 है तो 50% 120 हो जाएंगी। ऐसी तमिलनाडु में भी, क्योंकि साउथ के लोगों की साउथ के या महाराष्ट्र में जो इनकी चिंता ये थी, भाई उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या के हिसाब से होगा तो उत्तर प्रदेश की सीटें हो जाएंगी 200 सीटें, और हमारे यहाँ जनसंख्या कम है तो हमारी हो जाएंगी 50 सीटें। तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया है, पहले दिन से क्लियर है कि हम जो है क्या कहते हैं आधी सीटें बढ़ाएंगे। तो अब ये कल सुप्रिया सुले ने एक तरीके से क्लियर कर दिया कि वो सपोर्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है डीएमके की भी एक ही डिमांड है। डीएमके पहले दिन से इसी चीज़ का विरोध कर रहा था कि हमको हमारी सीटें कम ना हो जाएं। तो अब सरकार बहुत क्लियर कर रही है 50% वहाँ भी बढ़ेंगी, कहाँ तमिलनाडु भी बढ़ेंगे। तो जो डीएमके और एनसीपी का जो पमार वाली एनसीपी को मिला के संख्या हो रही है 300 मतलब 11 सीटें कम हो रही हैं 360 के लिए। उस 11 में 5-6 सीटें, 5 नहीं, मैं ले जा रहा हूँ आपको, जगन की पार्टी भी है। और उसके अलावा वाईएसआर की पार्टी भी है। कुल मिला के आखिर में 5-6 हैं। तो 5-6 के लिए जो नॉर्थ ईस्ट के 1-2 दल हैं, तो कुल मिला के 360 का आंकड़ा सरकार की जेब में आ चुका है। उसके लिए अगर ये आज जैसे एक्सेस भी तो रखा जाए, जहाँ झारखंड वो एक्सेस होगा, झारखंड में अगर टूट होती है झारखंड की वो एक्सेस होगा। समाजवादी पार्टी की टूट की बात आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी टूट सकते हैं। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम इस बात को लेकर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी, अगर समाजवादी पार्टी में टूट होती है तो ये बड़ी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ी घटना होगी। नहीं, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ इसको कि आपने ठीक कहा, एक तो विधानसभा का चुनाव है, अभी योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की मुलाकात हुई है, वो तमाम सारी मुलाकात हुई, लेकिन अगर अभी टूट कर देते हैं तो विधानसभा चुनाव जो कि 4 महीने बाद होने जा रहा है, उसमें अच्छा संकेत जाएगा। मुरली आपको अगर टूट होती है, समाजवादी पार्टी में तोड़ देते हैं, तो आप समझिए कि मुरली समाजवादी पार्टी फिर जो संख्या बल जो आज से कुछ दिन पहले तक मंडोला साहब कहते रहे थे कि नहीं इतना नंबर आएगा, उससे भी सीट, मतलब आप समझिए कि दहाई आंकड़ा मतलब 50-60 में सिमट जाएगी समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो केंद्र सरकार जानती है। जैसे ममता बनर्जी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि ममता बनर्जी भले ही वहाँ से हार जाए और जब वो दिल्ली आएंगी तो दिल्ली में वो जंतर मंतर, विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्च, वो एक न्यूसेंस क्रिएट रहता है। तो वहाँ उन्होंने ममता को उनके घर में ही तोड़ दिया, उस हिसाब से खत्म कर दिया, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रही। और आप देख रहे हैं आजकल स्थिति क्या है। ममता ठीक जैसे ममता है वैसे ही अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश को लेकर ही कुछ खबर आ रही है। खबर ये है कि कल परसों मैंने इधर उधर देखी भी, वो है कि जो इसमें अभी जो योगी की गृह मंत्री के साथ मीटिंग हुई है, तो शायद कुछ जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कुछ अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इच्छा जैसे छोड़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें अभी देखिए उत्तर प्रदेश में एक माहौल तो ये बन चुका है कि भाई बीजेपी को चुनौती नहीं है, सब नहीं है, कोई चुनौती दिख नहीं रही है। ये एक आभास होने लगा है राजनीतिक दलों को। इसलिए कांग्रेस भी शायद अकेले लड़ने की कोशिश करी। उन्हें पता है साथ लड़ो या अकेले लड़ो, इससे बेटर अकेले लड़ेंगे तो पार्टी जिंदा हो सकती है, कार्यकर्ता मोबिलाइज हो सकता है, मजबूत होगा, नेता निकल कर आएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कुछ नाम वाम है, उन्होंने कहा होगा, हो सकता है बीजेपी अभी उनसे ये कहे कि आप अभी जब वोटिंग का टाइम आए आप एब्सेंट हो जाओ। अगर समाजवादी पार्टी के लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं 2, 4, 5, 10 तो वो बोनस है,
क्योंकि 360 का आंकड़ा तो गवर्नमेंट ने अपने पास जुगाड़ कर ही लिया लिया, है, हाँ। तो वो बोनस है। तो अगर वो बोनस हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही सपा का मनोबल टूट जाएगा। तो मतलब अभी बीजेपी को बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत इलेक्शन से पहले पड़ेगी नहीं। बाद में हो तो सब आ जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाद में जब रिजल्ट में मुझे लग रहा है कि जब कोई चुनौती नहीं है तो बीजेपी आराम से जीतेगी। तो कांग्रेस में जो ये चल रहा है कि भाई अब कांग्रेस भी देख रही है कि कुछ होने जाना ही रहा है, तो कांग्रेस में भी अब ये चल रहा है कि भाई हम क्यों ना एक बार अपने दम पे संघर्ष करने की कोशिश करें, क्या पता स्थिति में कुछ लोगों को लगे। तो अभी कांग्रेस देखो, पंजाब वाला मामला तो फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है कांग्रेस ने, इसलिए डाल दिया कि वो चन्नी की शर्त नहीं मान रहे हैं। अब यूपी उत्तराखंड उनका मेन फोकस होने जा रहा है, तो कल राहुल गांधी उत्तराखंड जा रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्या स्ट्रैटेजी होगी क्या नहीं होगी, अभी तो छात्रों को देखिए। कांग्रेस के जो 3 बड़े मुद्दे होने वाले, एक तो परिसीमन बिल का तो विरोध करेगी, पेपर लीक पार्लियामेंट में बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का ये राकेश जी बड़ा महत्व। पेपर लीक। दूसरा 500 में ठीक है, वो डिलिमिटेशन बिल है, वो पास हो जाएगा, वो तो एक नारी शक्ति बंधन। हाँ। लेकिन मुद्दे कौन कौन से जिन पर विपक्ष एक सरकार पेपर को लीक घेरे है, और सरकार वाकई घेरेगी। एक पेपर लीक है, पेपर लीक हो गया। जिसमें कांग्रेस को लगेगा कि हम विपक्ष को एकजुट कर पा रहे हैं। ठीक है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। दूसरा एथेनॉल वाला जो मामला आ रखा है, इथेनॉल वाला मामला। तीसरा है अयोध्या में जो राम मंदिर वाला मामला है, चोरी वाला। चंदा चोरी है। ये 3 ऐसे मुद्दे जिसमें कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करेगी, जिससे कि जो इंडिया और गठबंधन जो हॉर्मुज में जो भारतीय वो रहेंगे, लेकिन मेन इसमें जिसमें उसको कांग्रेस को लगेगा कि ये सारा पोजीशन हमारे साथ आ जाएगा। सरकार अपना बिल तो आराम से पास करा लेगी, कांग्रेस भी जानती। हम कांग्रेस हालांकि आज कह रही थी, जयराम रमेश कह रहे थे, हम नहीं मानते कि डीएमके के रुख में कोई सुधार आया होगा। जो अप्रैल में डीएमके का मतलब बजट सेशन में जो डीएमके का रुख था, लगभग वही रुख होगा। अगर कोई ऐसा बदलाव आता तो दिख जाता अब तक तो, लेकिन ये अंदर खाने खबरें हैं कि डीएमके के साथ बात हो गई है, पूरा मामला हो गया है, वॉकआउट कर जाएगा। हो सकता है कि वो कहेगा ठीक है, आप 50% की बात मान रहे हैं तो हम वोट दे देते हैं आपको। कांग्रेस को वो दिखाना है ना डीएमके को। क्योंकि उनका भी वही कहना था कि भाई दक्षिण भारत की सीटें कम नहीं होना चाहिए। डीएमके अब कांग्रेस को नीचा, मतलब कांग्रेस को एक तरीके से सबक सिखाने वाली बात है। कांग्रेस जिसका वो करेगी उसको कांग्रेस, डीएमके वो नहीं सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो, लेकिन हाँ, ये जो लेकिन विचारधारा का मैच नहीं है ना हो। कहाँ आप काले झंडे, घरों में काले झंडे लगा रहे हो, काले झंडों से विरोध कर डीएमके रहे के हो, लिए देखिए, अब अचानक से आप सपोर्ट कर दोगे। मनोज जी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही ना, वहां पर जिस तरह से डीएमके के लिए ये कांग्रेस ने जिस तरह से उसको छोड़कर जो है अब वहाँ पर सरकार में शामिल हो गई, उसे बड़ा झटका लगा है। तो डीएमके ये भी चाहती है कि भाई हमको कैसे रास्ता, क्योंकि राजनीतिक दलों में तो आप देखते हैं कि कोई नीति कोई रह गई क्या? नहीं, एक चीज बताइए, कांग्रेस के इतने सारे नेता कांग्रेस को छोड़ के चले गए, दूसरी पार्टियों के इतने नेता छोड़ के चले गए, टीएमसी के इतने नेता छोड़ के चले, राजनीति में कोई चाल चरित्र नहीं, तो बेकार की बात है, नैतिकता रह गई है। नहीं, जिसको जहां सुविधा मिल रही है, मेन है सुविधा ठाट बाट, निकल जा रहा है। सुविधा ठाट बाट की राजनीति हो गई है। सुविधा ठाट बाट और सुरक्षित, तो उसमें सुविधा, सुरक्षा और ठाट बाट, समझ रहे हैं बात को? मनोज जी सही बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सरकार की जो निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, एक तो परिसीमन और दूसरा है 130वां जो संविधान संशोधन बिल है मनोज जी, उसको लेकर, जो कि पीएम सीएम सजा वाला, हाँ सजा वाला, 2 साल की सजा वाला, हाँ सस्पेंड करने वाला। एक और अगर सजा हो गई तो फिर आप बन नहीं सकते, लिख लो रवानगी। 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है तो आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। जो अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर जो नहीं चला रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो उसको लेकर आने वाले समय में और खतरनाक हो जाएगा साहब। किसी भी राजनेता को आपको, किसी भी मुख्यमंत्री को हटाने, किसी मंत्री को हटाना, उसके ऊपर एक केस लगा दो, उसके ऊपर कार्रवाई कर लो, जांच कर लो और पद से हटा दो। ये कोई बिल नहीं है। जो सबसे खतरनाक है परिसीमन का, परिसीमन बिल अगर पारित हो जाता है, अपोजिशन के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी क्या होने वाला बताओ? 850 सीटें होंगी, बीजेपी अपने हिसाब से सीटें तय करेगी। आपकी पता चला रायबरेली अमेठी में तोड़फोड़ हो गई, आप सोचो ना। मतलब इस पॉकेट से आप जीत रहे हैं तो उस पॉकेट का हिस्सा उड़ा दिया, यहाँ से आप जीत 2 विधानसभा उड़ा दिया, खेल खत्म कर खेल दिया। खत्म हो गया आपका। वायनाड सीट को आरक्षित कर दो, आप कहाँ जाएंगी गांधी परिवार चुनाव लड़ने, बताओ? सीट भी नहीं बचेगा, फिर सीट नहीं बचेगा। तो मैं, आप किसी भी सीट की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र मतलब सुरक्षित है। लोकतंत्र में क्या होना है? अब वो तो ये कि 850 सीटें, जब लोकतंत्र में कांग्रेस की कभी बारी आएगी तो उसकी भी 850 सीटों में वो भी राज करेगी अपने हिसाब से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब इसके लिए तो मैं कांग्रेस को इसलिए जिम्मेदार मान रहा हूँ कि आपने डीएमके का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। गलत समय पे गलत फैसला कर दिया आपने।
अभी नहीं, कल तो आप कह रहे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका तभी गांधी तो ने मैं कह रहा बहुत हूं। अच्छी कोशिश की, अच्छे फैसले लेने की कोशिश की, मैंने सफल नहीं हो नहीं नहीं मैंने तो कहा ये उनके अच्छा फैसले फैसला था क्या? नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ, उल्टे फैसले, उनके सारे फैसले उल्टे पड़ गए ना। नहीं, कल आप कह रहे थे कि उन्होंने अच्छे फैसले लिए। नहीं आप वो अलग बात है कि बहस करें, वो अलग विषय है। मैं कह रहा हूँ कि उनके जो फैसले पड़े सारे उल्टे पड़ गए। तो वो फैसला एक ऐसा फैसला था जिसको लेकर पार्टी में भी एक मत नहीं था। पी चिदम्बरम अभी भी कहते हैं कि भाई छोड़ दो तुम। पी चिदम्बरम अभी भी उम्मीद करते हैं कि डीएम के हमारे साथ वो है। हाँ, पी चिदम्बरम इसको लेकर अड़े हुए हैं। हाँ। पी चिदम्बरम पी जो है, चिदम्बरम इसलिए लेके लड़े हुए हैं, तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे पी चिदम्बरम वहां पे। हाँ ये तो डेफिनेटली ये भी है, उनके बेटा भी तो हैं। तो उनका जो लोकसभा सीट है उनकी, और उनके बेटे जो वहां लड़ते हैं वो डीएमके के सपोर्ट, नहीं तो वो तो विजय के साथ गठबंधन में हो सकता है जीत जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हाल फिलहाल स्थिति ये है कि जिसमें डीएमके के पास कितने हैं, 22 MP। वो 22 MP इस वक्त बहुत ताकतवर है जो अभी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहते थे, ममता के एमपी, डीएमके के एमपी, आप देखो ना पार्लियामेंट का नजारा, और यही एमपी थे तो एक बड़ी भीड़ लगती थी, बड़ा हंगामा लगता था। पार्लियामेंट का नजारा देखना आप इस बार मानसून सत्र का उन्होंने कह ही दिया कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, अलग जगह की अलग चिल्लाने वाले सब बीजेपी की जयकार कर रहे होंगे जो इधर से बीजेपी को टीएमसी का देखिए दूसरा जो टीम बनी है, अलग हुआ है टीएमसी से, वो अलग अब इस बार शांत दिखेगा। जो नारे लगाते थे, चिल्लाते थे, वो मैंने अलग ही नजारा होगा। कल्याण बनर्जी केवल तिथि करेंगे करने वाले नहीं करेंगे वो जीवन में कभी नहीं करेंगे। संख्या तो कल्याण बनर्जी अब जीवन भर नहीं करेंगे, उनका हो गया वो। अब ये जो अपोजिशन में बचे कुछ नेता कांग्रेस में केरल के, तमिलनाडु के छोड़ के 2-4 ये एमपी अगले लोकसभा चुनाव का इंतजार करेंगे बस। नहीं इनको छोड़कर बाकी हिंदी बेल्ट के सांसद भी अभी सोचेंगे कि भाई ज़्यादा, हालांकि एक राजस्थान की एक जाटव हैं, क्या नाम है उसका, वो एक तरीके से कभी सुष्मिता देव जो अब बीजेपी में चली गई राज्यसभा में, उसकी तरह एटीट्यूड अपना रही है लोकसभा के अंदर, बोलने चीखने चिल्लाने में। संजना जाटव, हाँ संजना जाटव सबसे कम उम्र की सांसद, सबसे कम उम्र की। तो वो संजय उस वक्त देखो ना, यही तो रोल वो करती थी, कौन, सुष्मिता देव। जब पार्ट 1 में जब मोदी जी के पहले कार्यकाल में सुष्मिता देव सबसे आगे वहां जाती थी, चिल्लाने में रहती थी, चिल्लाने में, और बेल तक पहुंच जाती थी। हाँ, बेल में आने में। आजकल कांग्रेस ने संजना को स्टार प्रचारक बना रखा है हर चुनाव का। तो वो संजना, अब वो देखो सब ऐसा नहीं वो भी साबित हो जाए फिर। हाँ ये मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कहने जा रहा था। तो मनोज जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक है, सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें विधायी कार्य की रूपरेखा पेश करेगी सरकार, और विपक्ष से मदद मांगी। और 21 तारीख को एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जो बिल आना है जिसका मैंने जिक्र किया, प्रशिमन बिल और 130वां संविधान संशोधन बिल, इस पर जो है पूरी तौर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ विपक्ष से किस तरह से निपटना है, क्योंकि विपक्ष का रुख जो कि 3 मुद्दे हैं, जैसा कि अजीत जी ने साफ तौर पे कहा। नीट एक महत्वपूर्ण मसला है, इथेनॉल अहम मसला है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव है, राम मंदिर, अयोध्या को उछालेंगे लोग। हाँ, राम मंदिर चंदा चोरी मामला, ये जोर शोर से विपक्ष जो है पूरी तौर पर उठा। और मुझे लगता है कि शायद सबसे पहली प्राथमिकता दिख रही, क्योंकि कल भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर बैठक करते रहे, चर्चा होती रही, मंथन चर्चा, कई लोग उसे मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़ते रहे, लेकिन मुझे लगता है वो पार्लियामेंट की रणनीति पूरी बन रही थी कि कैसे बिल पास होगा, क्या होगा। और मुझे लगता है कि चलते हुए मानसून सत्र में जब ये बिल पास हो जाएगा, हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए। मेरा मानना है कि मनु जी अगर ये करेंगे भी तो मेरे को लगता है 15 अगस्त के लाल किले के प्राचीर से 2-3 नई घोषणाओं के बाद तब प्रधानमंत्री करेंगे। जैसा 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी का इस बार का महत्वपूर्ण भाषण होगा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने SIR की जो शुरुआत करी थी और ये घुसपैठ को लेकर जो बड़ा मुद्दा बनाया था, डेमोग्राफी बदलने की बात करी थी, उसकी नींव वहीं से पड़ी थी, और वो फिर पूरे देश का आज मुद्दा बना, जिसने कि बंगाल और आपका बिहार और कई राज्यों में चुनाव आपको जितवा दिए। तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों का चुनाव है, और ये इस बार का जो मेरे को लगता है भाषण होगा, वो आप मानकर चलिए कि अगला 29 आम चुनाव तक का ही पूरा, क्योंकि लगातार चुनाव है, अब आपको एक दिन का भी रेस्ट नहीं है। जी, तो आपको फिर शुक्रिया हम कर देते, धन्यवाद कर देते सभी का। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर के बारे में बता देते हैं। बड़ी खबर है म्यांमार से।